हेलो दोस्तों, ए टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में सृजनात्मक बच्चे को पढ़ाता कैसे उसके क्रियाकलाप होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, सारी चीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण। ईवीएस पेडागोजी। ईवीएस पेडागोजी पढ़ेंगे आज हम। और ईवीएस पेडागोजी में हम पढ़ेंगे आकलन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, आकलन मूल्यांकन से। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कैसे कौन सा आंसर लगाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में आ ही जाते हैं, चाहे किसी भी में आए, हिंदी में आए, साइकोलॉजी में आए, संस्कृत में आए, पर्यावरण में तो आते ही आता है। 1-2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आइए शुरू करते हैं आकलन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ईवीएस में बच्चों के सीखने के लिए गुणात्मक आकलन किसे कह सकते हैं? ईवीएस में बच्चों के सीखने के लिए गुणात्मक आकलन है, वो किसे कह सकते हैं? अब हम सीखने की जब बात करेंगे तो हमें एक मन में विचार आना चाहिए कि सीखने का जो गुणात्मक है, मतलब एक के बाद एक क्रम से नहीं, मतलब लगातार गुणात्मक तरीके से। जैसे 2 गुणा 4 को मतलब 8 हो गया। डायरेक्ट ऐसे मूल्यांकन हो कि अच्छा हो, बेहतर करे, जोड़ के योगात्मक ना हो, गुणात्मक मूल्यांकन कैसे होगा? इसके लिए, और इसे कहते हैं अधिगम का रूप होता है जो स्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, वही अधिगम कहलाता है। इसमें परिपक्वता द्वारा नहीं होता है, व्यवहार में समाज द्वारा होता है। अधिगम जिसमें व्यवहार में परिवर्तन हो उसे अधिगम कहेंगे। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के विचारों का अभिलेख एवं अवलोकन रिपोर्ट। जो बच्चों के विचार हैं उनका जो अभिलेख है, बच्चों के क्या विचार हैं, इसी को हम उपाख्यात्मक रिपोर्ट कह सकते हैं, उपाख्यात्मक अभिलेख कह सकते हैं। जैसे बच्चों से कहा कि तुम किसी घटना पर अपना वर्णन दो, अपना दृष्टांत दो, अपने किसी घटना पर जो अभी कुछ ही दिनों में घटी हो आपके आसपास, ऐसे विचार। फिर उनका जो अवलोकन करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, अभिलेख करेंगे, विचारों का अभिलेख करेंगे। शिक्षक लिखेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, किस तरीक़ा से बातें कर रहा है, ये किस स्थिति का बच्चा है, किस स्थिति को पहचानता है। फिर उसका अवलोकन किया हमने, उसे ध्यानपूर्वक अपने प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन किया और रिपोर्ट दर्ज की। इसी को हम बच्चों के विचारों का अभिलेख एवं अवलोकन रिपोर्ट करेंगे। ये गुणात्मक होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चों के विचार या उनके व्यवहार से उसकी वास्तविकता से जोड़ेंगे तो वो गुणात्मक आकलन होगा। दूसरा है प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। बच्चा किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की कैसी प्रक्रिया दे रहा है, कैसे खेल रहा है, मतलब कैसा व्यवहार कर रहा है, सारे कौशलों का जो अवलोकन है उन्हें देखना है। वही गुणात्मक, वही सबसे अच्छा गुणात्मक यानी सबसे अच्छा तरीका आकलन का है कि उसके जो व्यवहार का है, जो प्रक्रिया है, उसका आकलन, उसके कौशलों पर ध्यान रखा जाए। थर्ड है पेपर पेंसिल।
टेस्ट। अब यहाँ गुणात्मक की बातें कर रहा है, मात्रात्मक की बातें नहीं कर रहा है। गुणात्मक की जब बात करेगा तो हमें देखना होगा कि अब ये शैक्षिक है, शैक्षिक मूल्यांकन है। जब पेपर पेंसिल होगा तो शैक्षिक मूल्यांकन होगा। इसमें देखा जाएगा कि बच्चा किस विषय में किस तरीक़ा से कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितनी कहाँ कमी आ रही है। इसमें एक वो दे दिया जा रहा है तुकबंदी के लिए, मिलाने के लिए, जैसे का खा, खा गा, गा का। अब बच्चे से कहेंगे आप मिलाइए। अब इसमें यह सीखेगा कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, कितना सीखा, इन्हें मिला लेगा या नहीं मिला लेगा। अगर नहीं मिला पाता है तो नहीं सीखा है, उसकी फिर तैयारी यानी दोबारा तैयारी कराने के लिए इसे कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है उपलब्धि टेस्ट। ये दोनों मात्रात्मक एक गुणात्मक होते हैं, ये भी और ये भी। इसमें सफलता असफलता के बारे में, कहाँ सफल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, उपलब्धि की जांच की जाती है। उपलब्धि इसी को पोर्टफोलियो कह सकते हैं, लेकिन केवल इसमें शैक्षिक गुणवत्ता देखी जा रही है। पोर्टफोलियो में सारी क्रियाकलाप देखे जाते हैं, इसमें उपलब्धि देखी जा रही है। बच्चा कहाँ असफल हो रहा है, कहाँ सफल हो रहा है, किस विषय में सफल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब देखा जाएगा। इसीलिए जब ऑप्शन में ऐसे ही आए ABCD, अगर एक तरीक़ा से एक ही पूछ रहा है तो सबसे अच्छा हमारा ये रहेगा, दूसरे नंबर का ये रहेगा, थर्ड नंबर का उपलब्धि वाले रहेगा, चौथे नंबर का पेपर पेंसिल रहेगा। लेकिन अगर वो इस तरीक़ा से दे कि ABCD, ABVC, तो ये दोनों तो हैं ही हैं। हमें फिर देखना है VCD। अब A तो सर्वव्यापक है ही, अगर ये है फिर तो ये तो हमें लगाना ही है। इसमें अगर हमें देखना है कि A तो हमें लगाना ही लगाना है, पहला हमें छांट लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में कि सबसे अच्छा कौन सा है। सबसे अच्छा ये है तो हमें ये तो लगाना ही है, और इसमें दे दे ACD। अब हमें दूसरे नंबर का ये है तो ये तो होगा नहीं। अगर इसमें दे देता ABCD चारों दे देता, लेकिन इसमें ऐसे देता है, कंफ्यूज कर देता है, ACD लगाएं या वो लगाएं, तो हमें ये लगाना होगा AB वाला। अगर इसमें ABCD चारों ऑप्शन वाला दे देता तो वही लगाते, क्योंकि ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, लेकिन सबसे अच्छे ये हैं, इसलिए हम ये लगाएंगे। ऐसे कंफ्यूज ना हो। क्योंकि वो आपका जो मानसिक स्तर है उसे भी जानना चाहता है कि कितना आपका मानसिक स्तर है। ऐसे ही ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन दे देता है। जैसा मैंने कहा है सीटेट का क्वेश्चन वैसा ही है, जैसा कि उसका व्यवहार है वैसे ही वो अपना क्वेश्चन करता है। उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो एक जैसा कहता है वैसा ही करता है, क्वेश्चन भी वैसे ही देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EVS में रचनात्मक आकलन का उपकरण। EVS में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। अब रचनात्मक वैसा ही बात कर रहा है, गुणात्मक या रचनात्मक बात एक ही है। तो इसमें हम देखेंगे पोर्टफोलियो, V दृष्टांत अभिलेख, दर मापक अभिलेख, D अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना।
अब इसमें हम देखेंगे सबसे अच्छा कौन है, वो तो हमें लगाना ही लगाना है, उसे तो हमें छोड़ना ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा उपलब्धि की बच्चे की जो क्रियाकलाप हैं, सभी तरह के जो क्रियाकलाप हैं, खेलना कूदना वगैरह वगैरह, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है पोर्टफोलियो में। जैसे कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है, कैसा भी क्रियाकलाप, पढ़ाई लिखाई, बोलना लिखना, व्यवहार करना, सारी तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो एक रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज करता रहता है। फिर सभी के साथ वो साझा करता है, प्रिंसिपल के साथ, माता पिता के साथ, कि आपका बच्चा ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है, ऐसे गौर देनी पड़ेगी इस पर, और अच्छा कर रहा है, अच्छा बताएगा। दृष्टांत अभिलेख का मतलब होता है टीचर बच्चे से कहेगा, मैंने अभी बताया था कि कोई छोटी सी घटना बताइए जो आपके आसपास अभी तत्काल में हुई हो, तो उसको बच्चे उस पर दृष्टि रखेगा, शिक्षक उस पर दृष्टि रखेगा, उसे का अवलोकन करेगा, किस तरीक़ा से वो बातें कर रहा है, घटना को किस तरीक़ा से वर्णित कर रहा है, उसका जो अभिलेख लिखेगा। यानी दृष्टांत किसी कहानी का या किसी घटना का, किसी घटना पर यह दृष्टांत होता है। अगर दृष्टांत घटना की बातें करें तो ये होगा। अब रचनात्मक भी होता है, ये गुणात्मक है, बहुत अच्छा है, ये भी गुणात्मक है, रचनात्मक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दरमापक, इसमें बच्चे की एक तरह से श्रेणी मापी जाती है कि बच्चा कितनी श्रेणी में कितना क्या कर रहा है। इसमें श्रेणी बनाई जाती है और समूह तैयार किया जाता है बच्चों का। फिर वो बिठाए जाते हैं समूह बना करके अलग अलग, कि इसमें एक फर्स्ट नंबर वाला है और एक सेकंड थर्ड नंबर वाला है, ये दोनों एक साथ बैठेंगे। बाद में पहले इनकी दर मापी जाती है, कौन बच्चा बेहतर है, बेहतर के साथ लो वाले बैठाए जाते हैं, एक बेहतर एक लो, एक बेहतर एक लो। उसके बाद ये मतलब पहले दर मापक उपलब्धि देखी अधिक अभिलेख किया जाता है कि ये कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है, किस विषय में कितना वो कर रहा है। लेकिन ये एक शैक्षिक होता है, ये ज़्यादा दोनों महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। सबसे पहला अवलोकन, मैंने बताया जहाँ अवलोकन बात करें पर्यावरण में, तो वो सबसे बेस्ट अवलोकन होगा, सबसे बेस्ट आकलन होगा, सबसे बेस्ट मूल्यांकन होगा। अवलोकन एवं रिकॉर्ड, पहले वो देखता है फिर रिकॉर्ड लिखता रहता है बच्चों के कि क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया ये फर्स्ट नंबर, दूसरा हो गया ये, थर्ड हो गया ये, चौथा हो गया ये। अब हमें इसी तरीके से देखना है, तो पहले देगा कि कौन सा है, ए बी, ये सही है, ए बी डी, ये भी सही है। एक देगा बी सी डी, बी सी डी। अब ये तो बिल्कुल सही है, इसमें ये और ये सही है। फिर देगा ए बी सी डी। अब हमें ये डी वाला तो लगाना ही लगाना है, जिसमें जो ऑप्शन होगा फिर तो हमें लगाना ही है। अगर ये 3 में मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर हमें नहीं देखना है अगर चारों मिल रहे हैं, चारों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट आपकी प्रेजेंट बुद्धि देख रहे, कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किया जाता है। केवल बुद्धि के ऊपर ही पूरा सीटेट निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन है मतलब जो स्वयं आकलन किया जाता है, अपने आप को देखा जाता है। इसमें शिक्षक और बालक दोनों का होता है। शिक्षक भी देखता है अपने आप को कि मेरा कितनी तैयारी है, और बालक भी अपने आप को देखता है कि इस विषय में मेरी कितनी तैयारी है, खेल में, क्रिकेट में, फुटबॉल में मेरी कितनी तैयारी है। इसमें स्वयं का आकलन करता है। ऐसा कौन सा आकलन है जो स्वयं का आकलन करता है? आइए देखते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सीखने के लिए आकलन कौन सा होता है। जो आकलन यानी पाठ्यचर्या के साथ साथ किया जाता है, पढ़ाने के साथ साथ किया जाता है, ये गुणात्मक और योगात्मक दोनों होता है। ये एक दूसरे मतलब शिक्षक बच्चे के लिए करता है, बच्चा शिक्षक, एक दूसरे के लिए भी किया जाता है।
और स्वयं के लिए भी किया जाता है ये आकलन। ये स्वयं मतलब मैंने कितनी तैयारी की है इस विषय में, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसमें कितनी तैयारी है, इस शब्द के लिए मैं क्या तैयारी है मेरी, राम को कैसे पढ़ाया जाए, ये साथ के साथ ही अपना और बच्चों का मूल्यांकन करते रहते हैं, बच्चा अपना मूल्यांकन करता रहता है और ये दैनिक होता है, डेली किया जाता है ये, यानी जब जब पढ़ेंगे, जब जब क्रियाकलाप करेंगे तब हम इसे करते रहेंगे। अगला है मेन मुख्य कारण, ये पढ़ाई के साथ साथ किया जाता है, पढ़ने के साथ साथ सीखने के लिए आकलन। हम क्या सीख रहे हैं, यही आकलन है, सीखने के लिए आकलन। अगला है, दूसरा है सीखने का आकलन, इसे सीखने के आकलन कहते हैं इसी को। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत टीचरों से सुना है कि ये बाद में किया जाता है, जब बच्चा पढ़ लेता है उसके बाद बच्चे का जो आकलन है वो किया जाता है, क्या पढ़ा क्या सीखा, ऐसा नहीं है। ये मतलब इसका अर्थ होता है योगात्मक। ऊपर वाला योगात्मक गुणात्मक दोनों था, अब ये होता है योगात्मक। योगात्मक का अर्थ समझ लीजिए, योग मानी जोड़ना। अब हम एक जोड़ेंगे कब, जब पिछली बातों को हमें पता होगा तभी तो दूसरी बातों को आगे जोड़ेंगे, ये होता है योगात्मक। जब हमें दो का ज्ञान होगा तो उसमें एक जोड़ेंगे तभी तो तीन होगा। अब हमें ये जोड़ते हुए यानी पिछली बातों को पहले पिछला डिस्कस करेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछले पार्ट का हम डिस्कस करेंगे, पिछले खेल का हमने कैसे खेला था, अगला जो खेलेंगे वो कैसे खेलेंगे, यानी जो खेलने से पूर्व, पढ़ाई करने से पूर्व जो आकलन किया जाता है वही सीखने का आकलन होता है। यानी योगात्मक अगर है तो ये सीखने का आकलन होगा, यानी एक में एक जोड़ने पर, जोड़ने के लिए ये गुणात्मक जोड़ने का भी है और गुणात्मक भी है, ये दोनों है पहले वाला। इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल इतना ध्यान रखना, सीखने का आकलन आ जाए वहाँ गुणात्मक तुरंत लिख दें और सीखने के आकलन आ जाए गुणात्मक लिख दें, यानी जो पूर्व में किया जाता है अब हम जो सीखने जा रहे हैं उसका जो आकलन है वही सीखने का आकलन है। अगर ये योगात्मक नहीं होता तो नहीं होता, तो बाद में किया जाता, बाद वाला जोड़ा नहीं जाता है। अगला ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन यानी मैंने क्या सीखा, मैं क्या सीख रहा हूँ, और बच्चा भी कहेगा मैंने क्या सीखा और क्या सीख रहा हूँ, यानी कि जो स्वयं अपना आत्म आकलन किया जाता है, ये आत्म ये भी होता है खुद का और स्वयं का, और ये भी होता है, लेकिन ये शिक्षा के साथ साथ भी किया जाता है, एक दूसरे का भी किया जाता है। ये केवल आत्म आकलन है, इसलिए ये होगा यानी स्वयं का आकलन, वो स्वयं का ही इसमें आकलन करता है, सीखने के रूप में या सीखने के बारे में कुछ भी लिख सकता है, आप ध्यान रखना इसका। चौथा है सीखने के माध्यम से आकलन। सीखने के माध्यम से आकलन, अब जो हम सीख रहे हैं उसका माध्यम क्या है, उसके माध्यम से जो आकलन है, मतलब अगर हम शिक्षक के माध्यम से सीख रहे हैं तो शिक्षक के माध्यम से ही जो आकलन निकल के आता है उसी आकलन को हम सीखने के माध्यम से आकलन कहते हैं। अब इसमें ABCD की तरीका से दे दे तो एक ये छोड़ के दूसरा वाला, इसमें स्वयं का आकलन हो जाएगा, तीनों में A B और D, यानी ये वाला नहीं है बिल्कुल भी खुद का आकलन, और सब में खुद का आकलन किया जाता है, केवल इस दूसरे वाले में नहीं किया जाता है, इसमें पहले ही किया जाता है और अपना नहीं किया जाता है। शिक्षक बच्चों का करता है और एक से एक जुड़ते हुए करता है, योगात्मक करता है, यानी ये आंसर में हो तो नहीं होगा, चाहे ABCD दे रखी हो या ना दे रखी हो, यही आंसर होगा ABC। अगर ऐसे दिया है तो ये तीनों हो जाएंगे, A दिया है
और बी दिया है अलग अलग, तो बी होगा, ए नहीं होगा। यानी बी तो वो बी नहीं, सी तो है ही है, और सी के बाद ये भी है, ये भी है, तीनों हैं, लेकिन सीखने का आकलन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित मौखिक क्वेश्चन, विद्यार्थियों के काम के लिए, ये बहुत बड़े ईवीएस में बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, उन्हें शॉर्ट कर दिया गया है। लिखित से मौखिक, लिखित से मौखिक, मौखिक से दृश्य, लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी मानदंड स्पष्ट रूप, मानदंड को स्पष्ट रूप से इंकित करता है, इंकित करता है। ये देखना होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन था पेन पेपर जो टेस्ट था, उपलब्धि टेस्ट था, वो मानदंड के अंदर आ जाता है, लेकिन सबसे अच्छा कैसे कौन सा है ये देखना होगा हमें। पहला है रूब्रिक्स, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा है उपाख्यानात्मक, चौथा है अवलोकन पत्र। अब हमें देखना होगा कि अब मानदंड इसमें दे रखा है। मानदंड का मानक होता है मानक या मात्रा, किसी का जो श्रेणी है उसका जो स्पष्ट रूप से इंकित किया जाता है। केवल मानदंड यानी श्रेणी में मापना चाह रहा है, उसकी जो मात्रा देखना चाह रहा है, कितनी इसकी क्षमता है, क्षमता देखना चाह रहा है। केवल यानी कि ये गुणात्मक नहीं है, मात्रात्मक है। यानी केवल जो लिखित में या शैक्षिक जो परिणाम है, परिणामों की बात कर रहा है, ना कि अब इसी में कहते हैं बहुत से सीटेट वाले देखे हैं कि जहाँ ऐसी बातें करें वो नेगेटिव होता है। यानी हमें नेगेटिव ही देखना है, क्वेश्चन ही नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव की सीटेट बात नहीं करता है, तो मानदंड की बात कर रहा है। तो मानदंड में जो हमें बच्चे की श्रेणी वगैरह देखी जाती है, ग्रेडिंग श्रेणी के रूप में जो सबसे अच्छा होता है वो रूब्रिक्स टेस्ट होता है, रूब्रिक्स मानदंड आकलन होता है। मौखिक दृष्टांत वगैरह का जो होता है रूब्रिक्स होता है, इसमें श्रेणियों में बांटा जाता है, वो सबसे अच्छा होता है। दूसरे नंबर का चेकलिस्ट होता है, इसमें भी मानदंड उपयोग किए जाते हैं। मानदंड मात्रा के बारे में मात्रात्मक होता है, ये भी टेस्ट दूसरे नंबर का है। फिर पेपर पेंसिल करेंगे हम, और फिर अदर टेस्ट करेंगे। यानी जो शैक्षिक हैं, शैक्षिकों में जो सबसे अच्छा होगा वो रूब्रिक्स होगा। उपलब्धि टेस्ट है, चेकलिस्ट टेस्ट है, ये सब शैक्षिक होते हैं। अशैक्षिक ये होते हैं उपाख्यानात्मक, अवलोकन। इसमें शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों तरीका, गैर शैक्षिक दोनों तरीका से अवलोकन किया जाता है। बच्चों के क्लास में भी और क्लास के बाहर भी इन पर ध्यान रखा जाता है, क्या क्रियाकलाप हैं, किस व्यवहार से हैं। इसमें केवल शैक्षिक होता है, तो सबसे अच्छा ये होगा, दूसरे नंबर का ये होगा। ऐसे ही पेपर पेंसिल भी शैक्षिक है, ऐसे ही पेपर पेंसिल भी हो जाएगा। अब इसमें मानदंड की जब बात करें तो सबसे पहले हमें रूब्रिक्स से देखना होगा, फिर चेकलिस्ट देखना होगा, उसके बाद हमें पेपर पेंसिल देखना होगा। ऐसे ही देखना होगा। जब मानदंड की बात करें या मात्रात्मक बात करें तो उसे समझ लेना चाहिए नेगेटिव। और सबसे नेगेटिव कौन सा होता है? रूब्रिक्स, यानी सबसे खराब होता है। जब सही की बात करें तो सबसे लास्ट में ये आएगा, और सबसे
अच्छे की बात करें या गलत की बात करें तो सबसे पहले ये आएगा। इस तरीक़ा से हमें देखना चाहिए सीटेट के लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत तो आते हैं आकलन में जो कंफ्यूज कर देते हैं। अब आपको कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा, डेली ऐसे ही सीखिए। 3-4 क्वेश्चन हैं जो गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आत्म आकलन है। अब मैंने बताया आत्म आकलन कौन सा होता है। एक सीखने का आकलन छोड़ के या सीखने के आकलन को छोड़ के सारे आत्म आकलन होते हैं। तो पहला सीखने के लिए, दूसरा सीखने का आकलन, चौथा थर्ड सीखने के बारे में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। चौथा है सीखने के परिणाम और उपलब्धि। उपलब्धि के निर्णय के बारे में, मैंने बताया ये होता है, ये स्व आकलन भी होता है, अपना खुद का भी आकलन किया जाता है और एक दूसरे का, शिक्षक का टीचर का, शिक्षक का बच्चे करेंगे, बच्चे का शिक्षक, लेकिन ये पढ़ाई के दौरान किया जाता है। पढ़ाई या अधिगम, दोनों के द्वारा, अधिगम के दौरान किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये जो सीखने जा रहे हैं उससे पूर्व किया जाता है, यानी उसमें जोड़ने के लिए, पहला जो ज्ञान है उसमें अगले में जोड़ने के लिए जो किया जाता है वो यह सीखने के बारे में आकलन। मैंने कहा सीखने के रूप में, सीखने ये तो होता ही होता है आत्माकलन। सीखने के निर्णय, निर्णय कौन लोगा? निर्णय आत्मनिर्भर व्यक्ति करता है, जो अपना खुद का सोचेगा, अपना खुद का करेगा, वही निर्णय ले सकता है। इसलिए ये आकलन भी हो गया। अब इसमें ACD ये आंसर हो गया इसका। अगर ऐसे आ जाए ACD तो हमें करना ही होगा। अगर आ जाए खाली ऑल केवल ऐसे आ जाए केवल A, केवल B, केवल C, केवल D, तो केवल कौन सा होगा? थर्ड वाला। अगर ऐसे आ जाए ABCD तो हमें ये करना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे किसी नई क्लास के साथ, किसी अच्छी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।